दोस्तों मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप। आज भगवान की कृपा है, आप लोगों का साथ है और अल्कोहलिक एनोनिमस के सुंदर मार्गदर्शन, यही कारण है कि मैं आज शराब नहीं पिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे सुनने को मिले और साथ ही साथ आप जो कंक्लूडिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से कंक्लूडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। अभी जो 4-5 अनुभव सुना मैंने, शराब से अस्त-व्यस्तता, शराब से बर्बादी, लाइफ की कैलेमिटीज़, ज़िंदगी की आपाधापी और चारों तरफ अंधकार, नैराश्य, इस टाइप की लाइफ, इससे भी खतरनाक ज़िंदगी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में भी इस टाइप की अंधकार में ज़िंदगी मैं जी सकता हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ में मेरा अल्कोहलिज़्म बताऊँगा। बड़ा अच्छे परिवार में मैं पला हूँ। ताड़ोबा नेशनल पार्क जंगल से नागपुर में 7वीं क्लास में नागपुर में आया मैं। 7वीं क्लास में मैं उस तालुके से चिमूर तालुका से स्कॉलरशिप लेके आया था। एक अच्छा रिजल्ट आया था मुझे तालुका में, मुझे 1984 में मैं पास हुआ 7वीं और फिर वहाँ से मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिली और मैं नागपुर में दाखला 8वीं क्लास में लिया। उसके बाद मैं 8वीं, 9वीं, 10वीं किया और 10वीं की जैसी भी छुट्टी आती थी बोर्ड की, तो मैं डेढ़ 2 महीना एक अच्छे लोगों के संगत में रहता था बोर्ड धरण में, जहाँ पे इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय शिविर केंद्र है। वहाँ पे मैं जाके अपना महीना, डेढ़ महीना रहता था और फिर उधर से आने के बाद में अपनी स्कूल और एक क्लास होता था उसका जाई बाई ज्ञानपीठ में, तो हर गुरुवार को मैं वहाँ पे अपनी दिनचर्या मेरी चलती थी। उसके बाद में 12वीं की छुट्टी आ गई, फिर वही बोधन में जाना, डेढ़ 2 महीने रहना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना और उसके बाद में एकेडमिक मेरा एजुकेशन आगे बढ़ते गया। लेकिन साथों साथ ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रोग्राम मेरा उम्र के 30 साल तक चलते रहा। जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था, कॉम्पिटिशन में क्लासेस करता था, मैं वही पढ़ाई करता था। केवल घर में नहाने के लिए और खाना खाने के लिए मैं आता था। तो कभी-कभार किसी को साल में 1-2 लोगों को नौकरी लगती थी, तो ऐसे कभी-कभार मैं बियर पीता था। लेकिन आखिर में ऐसा हो गया कि वो मेरे ऊपर जो आध्यात्मिक और धार्मिक लाइन का जो इम्पैक्ट था, तो उसके चलते मैंने नॉन-वेज वगैरह खाना बंद कर दिया था और हम दोनों भाई नागपुर में रहते थे। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, मेरा भाई मेरे से थोड़ा बड़ा था। तो उसकी तू-तू और मैं-मैं होती थी। तो मैंने वो नॉन-वेज, चिकन, मटन, फिश वगैरह खाना बंद कर दिया, लेकिन मेरा भाई थोड़ा-सा अलग काम का था, अलग काम करता था, तो वो बोलता था मुझे, वे बोले, "मेरे को तो च चल लगना लगना ही लगना है ये सारी चीज़ें, तू कहाँ ये सब अपना नाटक लाया तूने कहाँ से उठा के? मटन बंद, चिकन बंद, मैं तो काम धंधे कर रहा हूँ, बना बोले तू।" तो चलते रहता था साथियों। इतनी सुंदर लाइफ़ जिया मैंने। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे 2003 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद में पहले एक काम मिला मुझे भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। वहाँ कुछ अधिकारियों के संपर्क में आया मैं और संडे के दिन मज़े के खातिर, अभी जो भाई लोगों ने बोला कि शुरुआत में मज़े के खातिर शराब आई, एक आकर्षण, तो थोड़ा उनके साथ में बैठना चालू हो गया मेरा। धीरे-धीरे वो संडे नहीं रहा ना मंडे रहा, डेली लगने लगी। एक साल बीतते गए, फिर वो रात की दोपहर में आ गया और दोपहर का सुबह आ गया और वैसे ही मेरे काम धंधे भी बढ़ते रहे। एक साइड की दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, यानी 4-5 मेरी साइड हो गई, नॉन स्टॉप मेरा काम बढ़ते गया और नॉन स्टॉप शराब भी बढ़ती गई। फिर एक ऐसा पड़ाव आ गया कि काफ़ी तकलीफ होने लगी मुझे और आए दिन घर में रहना, पी के रहना, साइडों में जाना, साइडों में पी के रहना, एक-एक करके साइडें निकलती गई और 2015 और 16 का पड़ाव जो आ गया, तो आखिरी का एक मेरा बड़ा एक काम फँसा था रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में। तो बार-बार मुझे शोकॉज नोटिस देते थे। मैं कंप्लायंस नहीं देता था उनका, मेरा उसका आंसर नहीं देता था। तो आखिरी में एक ऐसा शोकॉज नोटिस मिला कि बोले अभी तुमको 48 आवर्स का काम हम लोग शोकॉज नोटिस दे रहे हैं। अगर तुम्हारा काम अगर इम्प्रूव नहीं होता है, तो योर टेंडर हैव बीन डिसमिस्ड एंड योर ईएमडी सॉरी योर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। तो दोस्तों उसमें मेरा 3 महीने का बिल 9 लाख रुपए का और 9-10 लाख का मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो सब का सब मिट्टी फलित हो गया। रेलवे ने फॉरफिट कर दिया, जब्ती कर दिया।
उसके बाद में क्या देखना है, और आलम, खाली हो गया आदमी, अभी क्या करना, और दारू, फिर टोपी देना, घर की चीज़ें बेच डालना, इस टाइप का चालू हो गया। दोस्तों मैं वहाँ ही नहीं रुका, शराब ने मेरे बॉडी में ऐसी एक जगह डैश कर गई थी कि मुझे बहुत इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद में 7 दिन के बाद में मैं टाँके खोलने के लिए गया, तो डॉक्टर नीलेश बोलते हैं मुझे, वो एमबीबीएस एमएस थे, बोले साहब अभी तुम दारू पियोगे तो मर जाओगे। दोस्तों मैं 7 दिन के बाद में टाँके खोला, और टाँके खोलने के बाद में सामने जो भी मुझे हॉस्पिटल के सामने जो भी शराब की दुकान दिखी, मैं वहीं जाके दारू पी लिया। ये जर्नी वहाँ नहीं रुकी, मैं किसी को समझा नहीं, ना मुझे कोई समझाने वाला था, ये मेरा घमंड था। घर के लोग समझा रहे, समझने को तैयार नहीं, डॉक्टर समझा रहे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा, मैंने पहले मेरी हिस्ट्री बता दी आपको, बड़े अच्छे लोगों के साथ में, संत टाइप के लोगों के साथ में रहा मैं, लेकिन मेरी शराब रुकने का नाम नहीं। उसके बाद में घर के लोगों को लगा कि आदमी के अभी एटीट्यूड में, स्वभाव में, नेचर में, बिहेवियर में, बातचीत में, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आ गया है, ये पागल हो गया आदमी। क्योंकि मेरे कर्मकांड ही वैसे थे, मेरे हथकंडे वैसे थे। तो उमरे रोड पे नागपुर में आस्था हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर पवन साइकियाट्रिस्ट है, वहाँ मुझे रखा लॉकअप में। वहाँ से लॉकअप में छूटने के बाद आखिरी का दिन था, डॉक्टर बोलता है मुझे, डॉक्टर पवन, कि बोले साहब अभी तुम दारू मत पियो बोले, नहीं तो मर जाओगे। दोस्तों मैंने वो डॉक्टर की भी नहीं माना, सीधा आया, और जो भी वो हॉस्पिटल के बाहर निकला तो वो जो देखा मैंने, वहां जाके ही दारू पिया। इसके बाद में और आगे जर्नी चलती रही, और मरता क्या नहीं करता, छोटे छोटे बच्चे थे, एक 8-9 साल की लड़की थी, 10 साल की लड़की थी, लड़का छोटा था 5-6 साल का, वो रो रहे पापा शराब छोड़ो, मैं उनके भगवान की कसम खा रहा हूँ, उनके सर पे हाथ रख रहा हूँ, मिसेस के सर पे हाथ रख रहा हूँ कि भगवान मुझे शराब से दूर कर। मैं रोता था, मेरी मिसेस मेरे को आपल्या मांडीवर घेत होती थी, और म्हणे काय तुमची अवस्था झाली, म्हणे तुम्ही काय होते ना काय बनले, यानी ऐसा मातम घर में, जैसा किसी के घर में मौत हो जाती है वैसा मातम मेरे घर में। और मेरी पहली जो लाइफ थी, मेरी मिसेस बोलती थी, क्या थे बोले तुम 15 साल तक, आज क्या हो गए बोले तुम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों, पैसा क्यों हो रहा है, कारण क्या थे, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद में मेरी मिसेस बोली, अभी हम लोगों ने कलेक्शन किया बोले, दोनों तीनों भाइयों ने मिलके, तुम्हारे भाइयों ने मिलके, भाभीियों ने मिलके, बोले तुमको अभी रिहाब में डालना है। मतलब देखो यार, तुमको जो करना है करो। दोस्तों मैं वहां पे 100 दिन रहा। 100 दिन के बाद में मुझे वहां पे बताया गया कि भाई फलाने जगह तुम्हारे घर से इस एरिया में एक ही मीटिंग होती है, वहां पे जाओ तुम, रिकवरी यहाँ पे नहीं हो सकती है। ये लॉकअप था ताकि तुमको बार बार बाहर जाने में, शराब बार बार हाथ में आती थी, इसलिए तुमको लॉकअप में रखा था। दोस्तों मैं वहां से निकला और 1-2 मीटिंग किया, एक आधा महीना किया होगा शायद, लेकिन वो फिर से मेरे अंदर में घमंड आ गया कि यार वही रिकवरी, वही बीमारी, वही वन डे एट अ टाइम, वही हाउ, वही हाल्ट, वही नाटेट। मैं बोला यार ये तो रोज का ही एक ही लफड़ा दिख रहा है साला, इससे क्या होने वाला है। और मैं ऐसी जगह जाके मीटिंग करता था, फुटपाथ पे जाके तालाब में मीटिंग करता था, तो मुझे ये भी लगता था कि साला ये फुटपाथ पे मेरी दारू दूर होंगी क्या? मुझे प्रोग्राम ही नहीं मालूम। अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत क्या था? मुझे अभिप्रेत क्या था मुझे नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों फिर मैं वहां से भी बाहर हो गया, और उसके बाद में ऐसी खतरनाक मेरी जिंदगी में सुनामी आ गई, ऐसी खतरनाक सुनामी आ गई कि एक जगह फिर मेरी मिसेस ने मुझे लेके गई उमरेठ के पास में, बोले अभी सारे हथकंडे अपना चुके थे, बोले अभी एक जगह चलो। मैं वहां गया, उसका इम्पैक्ट था मेरे ऊपर में थोड़ा बहुत, तो मैंने 5-6 महीने तक मेरे विल पावर पर शराब रोक के रखा था। ये मेरा विल पावर ज्यादा दिन नहीं चला, 5-6 महीने होने के बाद में मुझे मेरी मिसेस बोलती है, काफी अच्छा वातावरण है बोले, एक काम करो बोले, अभी तुमको भी अच्छी खासी ये आई बोली, एक मुझे भी अच्छा काम मिल गया था, तो बोले घर में कुछ नॉनवेज लाओ बोले, मैं भी रानी रोटी का ऑर्डर करती हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण में मैं गया, और मैंने घर में नॉनवेज लाके रख दिया, मिसेस ने ऑर्डर कर दी थी रानी रोटी की। इन बिटवीन मेरे पास में जो सुपरवाइजर या जो भी मैनेजर काम करते थे, या जो भी स्टाफ था मेरे पास में, उसमें से एक जन का फोन आया, साहब बोले तुम्हारी इतने सालों से दारू, सॉरी इतने महीनों से दारू बंद है बोले, तुम कभी नहीं रहने वाले बोले, कम से कम मच्छी तो खा सकते हैं। ये मेरी इच्छा फिर वहां पे जागृत हो गई, और मच्छी खाने के बहाने मैं दयानंद पार्क के सामने गया, और वहां मच्छी खाया। मच्छी खाने के बाद में मेरे सामने वो पी रहे थे, उनमें से एक जन ने फोर्स किया, बोले हाफ बियर पी लो साहब, कुछ नहीं होता। मैं बोला यार ये का तो प्रोग्राम मालूम नहीं है, बीमारी क्या है,
डिस्परेट क्या है, क्रॉनिक क्या है, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। मैंने दोस्तों वहाँ से एक हाफ बियर पिया और उसके बाद में 4-5 बियर हो गई। लेकिन रात को जब मैं 12 बजे घर में आया और मेरी जो औकात थी दारू पीने की, मैं वही गुत्ते पे गया और ब्लैकआउट स्टेज तक पीते रहा मैं। और घर में जब आया, जो मिसेस ने बना के सारी चीज़ें रखी थी, चिंदी का साँप बनाया मैंने और उसकी नीचे से ऊपर तक औकात निकालना, चिंदी का साँप बनाना, दुनिया भर के एलिगेशंस, दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस, जिसका लेना-देना उसके लाइफ में कोई नहीं, और मैं उसको इतना खतरनाक तरीके से ट्रीट किया। उसी रात को वो साँप मैंने फेंक-फाँक कर दिया और अलमारी में उसकी 20-25 साड़ियाँ थी और 20-25 सलवार सूट थे। मैंने अपने हाथ में एक औजार लिया, एक 10-12 साल की लड़की और 5-6 साल का लड़का, दोनों को आमने-सामने रखा और सपासप काटना चालू कर दिया। वो ढेर बन गया पूरा साड़ियों का और सलवार सूट का, और जो मेरे हाथ में औजार था, उसी हाथ से मैंने वो औजार उसको कंधे को लगा दिया था, उसके माँग को लगा दिया। ऐसी झल्ला गई वो कि अभी आदमी मर्डर करेगा। वैसी अवस्था में दोस्तों रात के 12:30-1 बजे छोटी लड़की और छोटा लड़का और अपनी खुद की ऐसे भाग के निकल गए। निकलने के बाद में दोस्तों मैं रास्ते पे आ गया, वो अपनी माँ के घर में गई और 6 महीने तक मैं पागलपन में रहा। घाटों में जाके रात बिताता था, परेशानी इतनी थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। भाई के घर में जा रहा हूँ, भाई भगा रहा है, बहन के घर में जा रहा हूँ, बहन भगा रही है, फिर बचा ही कोई नहीं था। तो दिन भर पागल के समान घूमना और घाटों में जाके टाइम पास करना, ताकि मुझे कोई बोलेंगे नहीं रात में। मुर्दे रात के 10 बजे तक जलते थे और आखिर में वही रहता था मैं। ये मेरी ज़िंदगी की कैलेमिटीज़ है। धीरे-धीरे ऐसा लगा दोस्तों कि अभी मेरा बचा कुछ भी नहीं है, मैं एडिक्शन में फँस गया हूँ। ये लत कभी अभी जाने वाली नहीं है और अभी दारू पीते-पीते मरना है। ये मानसिकता बन गई थी और उसके बाद में 17 जनवरी 2017 को ऐसा विचार आया कि अभी साला आई कमिटेड टू सुसाइड। अभी मुझे आत्महत्या करना है। अभी कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया है। अब क्या करना मर के, बच के? परिवार चला गया है, बच्चे चले गए, भाई-बहन पूछते नहीं है, माँ माँ भी चली गई, अभी करना क्या है? मर जाओ। ये पागलपन की ऐसी सोच आई थी। लेकिन तो एक शराबी बहुत डरपोक होता है, मैंने आपसे लोगों से सुना और बिल्कुल ये फैक्ट है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत डरपोक सी इंसान होता है। दोस्तों 2-3 दिन मैंने प्लानिंग किया कि मरना कैसे है? पॉइज़न लेना है कि कुएँ में मरना है कि फैन को कुछ बाँध के मरना है? ये प्लानिंग किया 3 दिन मैंने और चौथा दिन निकला 20 जनवरी 2017। अब बोला आज का दिन पक्का अपना डिसाइडेड है, आज मरना तय है। सुबह उठा मैं, सुबह उठ के मैंने बोला कि जिस भाई ने मुझे पढ़ाया-लिखाया, उसके घर में जाके माफ़ी माँगूँ और उसके पैर छू लूँ और माँ-तुल्य भाभी उसके पैर छू के निकल जाऊँ। दोस्तों मैं सुबह का टाइम था, उसके घर में गया मैं और उसने वहीं से मेरे को भगाना चालू कर दिया। विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब आँखों की झपट गिरती नहीं उसमें से एक मेंबर आया और मेंबर ने मेरे को देखा, "बे रुक" बोले, "कहाँ भाग रहा?" बोले, "तू अभी?" बोला, "बाबू मेरे को जाने दो प्लीज़।" वो बोलता है, "यार 1 मिनट रुक, मेरे से बात करना है, मैं तेरे को 15 साल देखा हूँ" बोले, "शराबीपन में भी, उसके पहले की लाइफ़ देखा हूँ" बोले, "क्या पागल की अवस्था में" बोले, "महीना भर से नहाया नहीं हूँगा। ये क्या अवस्था है, प चप्पल नहीं पैर में, कपड़े कितने महीने से नहीं धोया, पैंट कैसे फटे? तू चल" बोले, "आज मेरे साथ में।" बोला, "कहाँ?" बोले, "नागपुर में है, एक मदर ग्रुप है" बोले, "पायनियर, वो बोले 2 दिन का रिट्रीट लेता है" बोले। बोला, "कहाँ रे बाबा?" तो बोले, "नागपुर के बाहर है, 250-300 रुपए चार्जेस है।" मैं बोला, "कितने तो भी दिनों से, हफ्ते से, महीनों से मेरे पास में 1 रुपया नहीं है।" तो बोले, "तू चल, हम देख लेंगे।" मैं 2 दिन रहा दोस्तों वहाँ पे, जो पायनियर ग्रुप रिट्रीट लेता है, वहाँ गया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो जनवरी का महीना था, 20 जनवरी 2017 का। मेरे शरीर से ऐसा कँपकँपा रहा था, ऐसा वाइब्रेशन और इतना कंपन होता था और बॉडी से पूरा पसीना निकल रहा था, जबकि वो जनवरी महीना था। जनवरी महीने में पसीना नहीं निकलता, लेकिन मेरे शरीर से पूरा जिधर से उधर से जहाँ से पसीना निकलना चालू। पहले दिन मुझे कौन मालूम है, कौन चेयरमैन थे मालूम नहीं, कौन शेरर थे मालूम नहीं। दूसरा भी दिन ऐसा गया पागलपन में। दूसरे दिन वहाँ पे बढ़िया मटन का खाना था। मैंने एक निवाला मारा, लेकिन वो अंदर नहीं घुसा, वो भी बाहर निकला। क्या पागलपन है! लेकिन दोस्तों वहाँ से जब आखिर का दूसरे दिन का जो 21 तारीख थी, 21 जनवरी 2017, सारे लोग मुझे मेरे
कंधे पे हाथ रखते थे, बोले जो भी परिस्थिति होंगी, बोले जैसी भी होंगी, बोले तुम मीटिंग करो, बोले जिस भी एरिया में होंगे, बस तुम बोले मीटिंग में आते रहो। दोस्तों ये मंत्र एक फुनगाट बांध लिया मैंने। अपने घर में आया तो घर तो था ही नहीं, यहाँ राजेश भाई जुड़े हैं। राजेश भाई ने बोला मेरे को, दिलीप बोले तू कहाँ जाएगा अभी? मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं, सब जल गया, तू चल बोले मेरे घर में टेरिस पे रहेगा, बोले एक रूम बनी है, बोले जैसी भी है। मतलब वहां पे राम है दोस्तों, उसके पास में रहा। उसने मेरे को सुबह उसके नीचे चाय बिस्किट देती थी। दिन भर अपना काम धंधा करता था, दोपहर की मीटिंग करता था, सुबह की मीटिंग करता था, शाम की मीटिंग करता था। और जो भी 8 दिन के बाद में फिर मेरी माँ का निधन हो गया। मुझे एक लोगों ने कस्टडी दिया था, उस दिन दारू नहीं पिया मैंने। वो 28 या 29 जनवरी थी। आप लोगों का जो साथ मिला, और फिर मुझे बोला गया कि भाई कम से कम 90 दिन मीटिंग करो। और उसके बाद में बोले सारे अड्डे, सारे ठेके, सारे बियर बार, सारे वाइन शॉप, सारे भट्टियां चालू है। निर्णय तुम्हारे हाथ में, विलिंगनेस तुम्हारे अंदर में है। दोस्तों धीरे धीरे 3 महीने का टारगेट दिया आप लोगों ने मुझे, उसके ऊपर मैंने चलना चालू किया। 3 महीने के अंदर में डेली 3 मीटिंग करने लगा। 250 के ऊपर में मेरी मीटिंग में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। मेरी जो मानसिक खराबी हो गई थी, मानसिक विकृति आ गई थी, तो इधर में मुझे पॉजिटिव चीजें मिलने लगी। और धीरे धीरे दोस्तों जो नकारात्मक था मेरे अंदर में, एक विलिंगनेस में, डिजायर में और एम्बिशन में तब्दील हो गई। और जो सब्जेक्ट दिया मुझे आज का, विलिंगनेस इज द की टू फ्रीडम। मेरी जो इच्छा है ये एक स्वतंत्रता की कुंजी है। मैंने शराबी दिनों में शराब छोड़ने के लिए बहुत बार अट्टहास और प्रयास किया। बहुत सारी विलिंगनेस थी, बहुत सारी डिजायर थी, बहुत सारी एम्बिशंस थी। लेकिन दोस्तों दारू मानवीय कारागिर साबित नहीं हुई मेरी शराब रोकने के लिए। लेकिन ये जो सामुपचारिक प्रोग्राम मुझे जो आपके माध्यम से मिला, आज बिलडब्ल्यू का बर्थडे है, एक महान व्यक्ति जो को फाउंडर है 2 नंबर के, और डॉक्टर बिलडब्ल्यू, ये इतने महान है। आज 20 बिलियन, सॉरी आज मिलियन, 20 मिलियन लोग आज शराब से दूर है। और 10 से 15 हजार ग्रुप काम कर रहे हैं। आज मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, वहां पे मैंने पढ़ा, इसके पहले भी पढ़ा था, ये कौन लोग थे। आज वो आदमी का बर्थडे आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। वो महात्मा को शत शत प्रणाम करता हूँ मैं। शायद उस जमाने में उन्होंने खोला है। आज मेरे को क्या मालूम था अल्कोहलिक एनोनिमस क्या होता है, विलिंगनेस क्या होता है, डिजायर क्या होता है, एम्बिशंस क्या होता है, बीमारी क्या होती है। मुझे कोई डॉक्टर ने, मैंने पहले बोला एमबीबीएस एमएस के पास में गया, नामी साइकेट्रिक के पास में गया, शराब रोकने के लिए कारागिर साबित नहीं हुए। मेरा सेकंड कदम जो है वो है रिस्टोर और सैनिटी। केम टू बिलीव दैट द पावर इज ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर और सैनिटी। मैं इंसान था, मैं पागल हो चुका था। अप्रूव डॉक्टर ने घोषित कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर दिया था, यू आर द मैड। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, मुझे जब लाया गया, तो आप लोगों ने मुझे बोला यू आर नॉट अ मैड पर्सन एंड यू आर नॉट अ बैड पर्सन, यू आर अ सिक पर्सन। तुम एक बीमार हो, तुम पागल नहीं हो, और तुम बेकार नहीं हो। यू आर नॉट इन होपलेसनेस, तुम होपलेसनेस भी नहीं हो, तुम सिकनेस हो, तुम यू आर सिक पर्सन बोला आप लोगों ने मुझे। तो दोस्तों धीरे धीरे 3 महीने के बाद में स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर के सामने नेकेड हो गया। और मेरे और भी एक ओल्ड टाइमर थे, उनके संपर्क में रहा मैं नॉनस्टॉप झंझावात के समान। और ये दोस्तों जर्नी चालू हो गई। 11 महीने तक मीटिंगें कर रहा था, दिन में खाना नहीं था क्योंकि परिवार नहीं था साथ में, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई चाय देने वाला नहीं, कोई खाना बनाने वाला नहीं। लेकिन दोस्तों जो जुनून चालू हो गया एक जर्नी का, जैसे हमारे एक ओल्ड टाइमर बोलते हैं, शराबी दिनों में जो एक जुनून रहता था कि बस जस्ट आई वांट टू ड्रिंक्स, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग, ये चीज दोस्तों एक जुनून में तब्दील हो गया प्रोग्राम ये का। और एक झंझावात, फेलोशिप, मीटिंग, वर्कशॉप, 12 स्टेपिंग, जो भी सर्विस में आप लोग मुझे लेके जाते थे, वहां मैंने चलना चालू कर दिया। और धीरे धीरे दोस्तों 8 महीने के बाद में तालाब में मीटिंग करता था, मेरी मिसेस वहां पे आई। लेकिन 8 महीने के बाद में तुरंत मेरे से पैचअप नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोला तुम लोगों को तो पैसे भेज रहा हूँ, मैं बच्चे का एजुकेशन कर रहा हूँ। अभी वो जगदीश भाई ने बड़े अच्छी शेयरिंग किया, उसका एक ख्वाब था कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। मैंने शुरुआत में, मेरे लड़के सीबीएसई में थे, मेरे अच्छी कमाई थी,
मैंने पहले बोला भारत सरकार के नामचीन डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी, आखिर का समय ऐसा था कि भीख मांग रहा था मैं 10 और 20 रुपए के लिए। कहा उस जमाने में 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी मैं भीख मांग रहा था 10 और 20 रुपए के लिए। ये अवस्था मेरी दारू ने किया था। अभी 8 दिन पहले का एक डेली रिफ्लेक्शन बड़ा सुंदर था। वहाँ रिबेलियन शब्द आया है। मतलब एक अतिरेकी, विद्रोही ये शराब ने मुझे कर दिया था। मुझे बागी बना दिया था, मुझे विद्रोही बना दिया था। क्या मैं ऐसा था क्या? मैं ऐसा नहीं था दोस्तों। मैं तो एक क्रिएटिव लाइफ जीने वाला आदमी था। रचनात्मक जिंदगी जीने वाला आदमी था। एक पढ़ाई लिखाई, अच्छे लोगों का संपर्क और अच्छे लोगों में बैठना। लेकिन यहाँ मैंने सुना कि मेरी जो मानसिकता है ये ऐसी बन चुकी थी, शराब ने ऐसी मेरे को मार मारी थी कि साला जिसका सॉल्यूशन मेरे को बाहरी दुनिया में नहीं मिला। यहाँ जब मैंने सुना कि डिस्परेट डिसीज इज रिक्वायर्ड डेंजरस रेमेडी। डिस्परेट यानी क्रॉनिक, असाध्य। मैं ऐसे बीमारी में फंसा हूँ, असहाय और असाध्य बीमारी में फंसा हूँ, और जिसका सॉल्यूशन केवल और केवल स्पिरिचुअल है। इसका सॉल्यूशन रासायनिक नहीं है। देयर इज नो केमिकल सॉल्यूशन इन अल्कोहलिज्म। एक शराबियत की शराब रोकने के लिए रासायनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये बिल डब्ल्यू ने और डॉक्टर बाब ने बोला है, और डॉक्टर सिलपत ने बोला है। और ये जो अल्कोहलिक एनर्स का प्रोग्राम मिला दोस्तों आपके माध्यम से, एक कंप्लीट आध्यात्मिक प्रोग्राम मिला। आज जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फ्रीडम मैंने खो चुका था, मैंने मेरी स्वतंत्रता खो चुकी थी। शराब के चलते पूरा अपाहिज हो गया था मैं, मानसिक लाचार हो गया था मैं मानसिक गुलाम हो गया था। केवल मुझे शराब और शराब। वो परिवार कहा जा रहा है मालूम नहीं, काम धंधे कहा जा रहे हैं मालूम नहीं, सोशल बायकॉट हो चुका है मालूम नहीं, घर में भाई नहीं पूछ रहा है, बहन नहीं पूछ रही, कोई नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं और मेरी शराब, इसका बेस। मैं बहुत ही घमंडी टाइप का इंसान था। मैं बहुत ही क्लर्जी, मतलब बहुत ही स्वभाव दोष से भरा हुआ आदमी था। ये आज जब मैं चौथे कदम पर अपना डिटेक्शन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तब समझ में आता है। धीरे धीरे दोस्तों प्रोग्राम में चलने का प्रयास किया। 11 महीने के बाद में मेरा पैचअप हो गया, मेरा परिवार मेरे साथ में आया। लेकिन ये जो 4-5 महीने बीच के जो चले गए थे, इसका एक कारण बताता हूँ। मैं पूछता था मेरे स्पॉन्सर को, बोला यार मेरी मिसेज तो हफ्ता 2 हफ्ते के लिए जाती थी, 8 महीने के बाद में तालाब में मिलने के लिए आई, उसके बाद में भी वो पूछ रही है वहां पे कि क्या इनकी शराब दूर हो गई है पूरी परमानेंट? तो सामने वाला बोलता है नहीं, 1 डे एट अ टाइम, केवल एक दिन का आधार। वो एक आज के लिए वो शराब से दूर है, कल क्या होगा मालूम नहीं। और उसके कान गर्म हो गए, बोले कल पी लेंगे तो और क्या होगा साला। आहे उपात साली। मिसेस सब एकदम बैलाच्या भुजाळल्यासारखी वापस पुन्हा 5 महीने टाइम। मैं बोला क्यों भाई, क्यों 5 महीने का टाइम लिया जा रहा है? मेरे स्पॉन्सर ने बोला, मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर ने बोला, केवल मीटिंग करने से बोले शराब से दूर रहोगे? अल्कोहलिक एनर्स का प्रोग्राम है बोले, अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल शराब से दूरी का प्रोग्राम नहीं है ये। अल्कोहलिक एनर्स का प्रोग्राम जॉयफुल, हैप्पी, फियरलेस, सक्सेसफुल, देन गेट टू सोबर। ये दोस्तों आपके अनुभव से सुना, लिटरेचर में पढ़ा मैंने कि यार ये मुझे तो केवल शराब से दूरी पाने के लिए मैं अल्कोहलिक एनर्स में आया था, और ये बता रहे कि भाई शराब छूटने के बाद में प्रोग्राम चालू होता है। मुझे लगता था मीटिंग करो, चाय पियो और निकलो, मामला खत्म। लेकिन यहाँ आप लोगों ने मेरे को उल्टा समझा दिया। 1 साल हो गया, एक मेडल लिया, मालूम पड़ा कि भैया प्रोग्राम शराब बंद होने के बाद में चालू होता है। तो फिर और विलिंगनेस, इच्छा जागृत हुई, एक डिजायर जागृत हो गई कि आदमी फिर अंदर थोड़ा सा स्पॉन्सर से टाइम टू टाइम टचिंग में रहता था, मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर से टचिंग में रहता था। बाबू भाई बैठे हैं वहां पे, बाबू भाई से पूछता था कि बाबू ऐसा वैसा, ये अपना अनुभव के साथ साथ में हम सॉल्यूशन देते थे। फिर और इंटरेस्ट आने लगा दोस्तों प्रोग्राम के चलते, काम धंधे भी चल रहे, घर परिवार भी आ गया था, लेकिन प्रोग्राम के प्रति बड़ी ऑनेस्टी थी। ऐसा लगता था कि ये अलग ही मुझे प्रोग्राम मिला, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं वहां था बोर्डधरण में, लेकिन वो अलग प्रोग्राम था। क्योंकि यहाँ बोला गया कि आध्यात्मिक प्रोग्राम ये खुद का डिटेक्शन करने के लिए मजबूर करता है, खुद का आत्म परीक्षण करने के लिए मजबूर करता है। मुझे खुद को देखना पड़ता है अपने आप को, और धार्मिक प्रोग्राम मुझे एक अलग दिशा में लेके जाता है। हो सकता है उस समय में एक अलग दिशा में चला गया था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यहाँ बोला गया है कि ये प्रोग्राम पूरा का पूरा आध्यात्मिक प्रोग्राम है। यहाँ बोला गया, बिल डब्ल्यू ने लिखा है, बिल साहब ने लिखा है, विलिंगनेस इज टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विकसित होने की अगर मेरी इच्छा है, या मैं विकसित होना चाहता हूं, तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का
सार है। ये चीज जब मैंने पढ़ा दोस्तों, आपके अनुभव से भी सुना मैंने, तब मुझे और इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि ये प्रोग्राम धार्मिक नहीं है, ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरी इच्छा जागृत हो गई, एक विश्वास आ गया, और फिर मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। और धीरे धीरे दोस्तों प्रैक्टिस करने लगा। मुझे बोला गया भाई यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस स्टेप्स। 4 महीने का में आने वाली औरत, 3 महीने में आने वाली औरत, महीने भर में आने वाली औरत, 8 महीने के बाद में भी बोले पहले भी वैसे ना अभी भी वैसे, दारू से दूर है केवल। बोले तुम क्या मतलब है, बोले तुम्हारे पास में आके। साला मुझे बोला क्या चाहते हैं आप तुम लोग? मैं तो सारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी नीड्स, तुम्हारी ऑफर, तुम्हारी अपील, सारी चीजें मैं फुलफिल कर रहा हूँ, बावजूद उसके अभी टाइम है। बोले अभी दिल्ली दूर है। अच्छा दिल्ली दूर है। स्पॉन्सर के पास में गया, मैं ग्रैंड स्पॉन्सर के पास में गया, बोला साहब ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अभी बोले तुम्हारा टाइम आ गया, बोले तुमको स्टेप्स के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों धीरे धीरे जो विकृति थी मेरे अंदर में दुनिया भर की, मैं एक एक कदम के ऊपर में चलना चालू कर दिया। वो सारे पहले स्टेप से लेकर तो 12वें स्टेप्स को लेकर अपना खुद का डिटेक्शन करने लगा, अपना खुद का एनालिसिस करने लगा। यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में? कि ठीक है दारू तो दूर है, लेकिन अभी भी खुन्नस है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी घमंड है, अभी भी पैसे के बारे में सोचता हूँ मैं ज्यादा। शॉर्टकमिंग्स है मेरे अंदर में, बहुत सारे लूपहोल्स है मेरे अंदर में, शॉर्टफॉल्स है मेरे अंदर में। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है उसके ऊपर में, लेकिन ये बोले जीना भी पड़ेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, जीने का है। यहाँ बिग बुक में लिखा है स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिक प्रोग्राम ये कल्पना या परिकल्पना या सिद्धांत नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक प्रोग्राम ये जीने का रास्ता है, ये जीने का मार्ग है, ये जीने पड़ेगा। बताने से ज्यादा हमको जीना पड़ेगा। पूरा कंगाल होने के बाद में भी मैं मान नहीं रहा था कि मैं शराबी हूँ, और या शराब ने मेरी अस्त व्यस्तता किया है, मैं मान ही नहीं रहा था। पूरी तरह शराबोर, कोई साला कुत्ता नहीं पूछ रहा है, कोई भीख में भी कोई 10 रुपए नहीं दे रहे, फिर भी मान नहीं रहा हूं मैं। ये क्या पागलपन है? ए में आने के बाद में वहां पे भी अपना नाटक कर दिया मैंने, 1 डेढ़ महीना रहने के बाद में। ये क्या बता रहे मेरे को, ये घमंड। तो दोस्तों यहाँ निरंतर आते रहने के बाद में बड़ी खतरनाक कैलेमिटी भी आई, हर्डल्स भी आए जिंदगी में। अभी अभी 5-6 महीने पहले एक खतरनाक बीमारी पूरे वर्ल्ड में आई थी, पूरे इंडिया में आई थी, पूरे नागपुर में आई थी। घाटों में जगह नहीं थी मुर्दे को जलाने के लिए। मैं भी थोड़ा सर्विस में आया था, सर्विस करते रहता था, तो एक दो लोगों को कहीं इधर उधर लेके जाता था रिहाब सेंटर में वगैरह। तो मुझे वो कोरोना के ग्रिप में आ गया था मैं भी पॉजिटिव हो गया। वो दिन था होली का। होली के दिन में कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में शनिवार इतवार छुट्टी, ऐसा करना, मेरा ऑक्सीजन कम हो गया था। ऑक्सीजन कम होने के बाद में मेरा से खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसा खतरनाक हर्डल्स आया था। अब मरता क्या नहीं करता, मैं दौड़ा भागा गया वहां पे कोरोना की टेस्ट करने के लिए। टेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कब? बोले आज होली है, आज होली का पड़ावा है, बोले आज रिपोर्ट नहीं मिलेंगी, कल सैटरडे फिर संडे है, 3 दिन क्या करूंगा मैं? हो सकता है बोला मैं 3 घंटे में लुढ़क जाऊं। ऐसी अवस्था थी, मेरे से खड़ा नहीं होना हो रहा था। एक अच्छे इंसान ने बोला तुम यहाँ से भागो, बोले मैं हॉस्पिटल। वहां बोले तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, बोले। मैं दौड़ा भागा गया वहां पे, वहां 1 घंटा लगा। एक दो मेंबर को फोन लगाया, उन्होंने मुझे मदद किया। फिर ऐसे तैसे करके मैं वहां तक मेयो तक चला गया। मेरे से खड़ा ही होना नहीं हो रहा था। लेकिन वो ग्रेस ऑफ गार्ड, वहां जाने के बाद में एक सोफा मिला, सोफा में वहीं पे सब ट्रीटमेंट चालू हो गई मेरी। और वो ट्रीटमेंट चालू होने के बाद में इधर लड़का भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव। हताश और निराशा का वातावरण घर में। कैसा करूंगा, क्या करूंगा? लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये तीसरे कदम से संबंधित है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ एज ए रिकवरी करके। ये जो विलिंगनेस, ये मेरी जो इच्छा है, ये तीसरा जो हमारा कदम है, इससे रिलेटेड है। दोस्तों मैं वहां गया, वहां जाने के बाद में कम से कम 40 पेशेंट थे उस वार्ड में, और हर 4 घंटे में एक पेशेंट लुढ़क रहा है मेरे आजू बाजू में। मैं वैसा ही पहले ही कमजोर दिल का आदमी, वहां देखता हूँ तो क्या मातम। हर 4-5 घंटे में एक एक बाईपास हो रहे, डेड बॉडी है। 40 में से 21 लोग रह गए 7 दिन में। बाबू भाई वहां पे मालूम पड़ा होगा बाबू भाई को। दूसरे दिन बाबू भाई है। बाबू भाई आते रहे, सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे, और बड़ा मोटिवेट करते थे। दिलीप भाई बोले कुछ नहीं होगा, बोले तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक उसमें भी एम्बिशंस आई, उसमें भी विलिंगनेस आई, उसमें भी डिजायर आई, उसमें भी इच्छा क्रिएट हुई। नहीं तो मैं तो निराश और हताश। अब बोला यार मेरे मेरे राइट साइड में जो बेड था वो भी चला गया, बोला 5-6 घंटे में। लेफ्ट वाला भी चला गया, साले 7 दिन में एक ही चले गए, मेरा क्या होगा?
लेकिन निरंतर बाबू भाई आते थे, उसमें 1-2 मेंबर भी आते थे, जगदीश भाई आते थे, मेरे उषे के पास में बैठता था, मेरा सक्का भाई नीचे से ऊपर नहीं आता था, लेकिन वो जगदीश भाई ऊपर आके मेरे बाजू में बैठता था। बोला क्या चमत्कार है, ये लोग कौन है, मेरे ना रक्त के है, ना मांस के है, ना संबंध के, ना रिलेशन के, ना ब्लड है, ये लोग कौन है? एक चमत्कारिक जिंदगी अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया। दोस्तों 7 दिन के बाद में मेरा वहां से मेरे से छुट्टी हो गया, मैं रिकवर हो गया। फिर वहां से मुझे आमदार निवास में ट्रांसफर कर मतलब वहां से चेंज कर दिया, रिकवरिंग प्रोसेस में आ गया। ये इतनी खतरनाक कैलेमिटी जिंदगी में आई थी, ऐसा कैसा होगा? दोस्तों वहां पे भी मैंने तीसरा कदम लिया। इसके पहले भी ऑलरेडी मैं ले चुका था, लेकिन फिर भी ये कदम मुझे जिंदगी भर लेना है, मरते दम तक लेना है। तो ये जो मेरे अंदर में जो विलिंगनेस, ये पहले विलिंगनेस मेरी पूरी तरह धराशायी हो गई थी, मर चुकी थी, डेड हो चुकी थी, निराश, हताश, कैसा करना, क्या करना। लेकिन जैसे दोस्तों रिकवरिंग प्रोसेस में आया मैं, हर्डल्स आते रहे, लेकिन हर्डल्स के ऊपर मैं प्रैक्टिस करते रहा। एक पागल आदमी को आज आपके सामने खड़ा कर दिया है। ये 12 कदम के ऊपर चलते रहने से, ये तो पूरी तरह समाज ने, घर ने, मेरे खास मेरी मिसेस ने बोला था, आई वांट टू डाइवर्स, मुझे डाइवर्स चाहिए, वो भी पढ़ी लिखी है। मैं बोले मुझे अभी नहीं रहना है, बोले बहुत हो गया बोले तुम्हारा। मैं बोले भांडे बर्तन साफ करूंगी, किसके कपड़े धोऊंगी बोले, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। डाइवर्स करके बोली थी रात के 1 बजे। लेकिन दोस्तों आज वही परिवार, कितना मैंने तकलीफ दिया उनको, कितना उन्होंने यातना भोगी है। जब देखो तब साला मातम घर में, जैसे मैत होती है घर में, ऐसा मातम। ये सारी चीजें शराब ने किया। लेकिन दोस्तों मैं मान नहीं रहा था, मान ही नहीं रहा था मैं, यार ऐसा क्यों हो रहा, मैं ही हूँ क्या, भगवान मेरे को ही तुमने ऐसा बनाया क्या, बाकी लोग ने ये क्या, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरी अच्छी खासी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है, पूरा जल चुका है, सारी चीजें, अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब क्या करना है। लेकिन दोस्तों ये 12 कदम में और अल्कोहलिक एनोनिमस में जो ये मादा मिला मेरे को, ये पावर मिला आपके अनुभव से, तो एक मुर्दे को जान, मैं हमेशा बोलता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम एक मुर्दे में जान फूकने का प्रोग्राम है। और उसमें से मैं अभी आपके सामने हूँ, ये घाटों में सोने वाला आदमी, और आखिर की दिनचर्या मेरी थी कि साला वही घाटों में जाके मरना है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मैं आपके अनुभव से आगे बढ़ते गया, मेरे अंदर में एक विलिंगनेस, एक इच्छा जागृत हुई, और फिर विश्वास और श्रद्धा बढ़ते गई। और धीरे धीरे दोस्तों सारी चीजें मैंने अपने स्पॉन्सर के पास में बता दिया, सारी चीजें अपने ग्रैंड स्पॉन्सर के पास में बताना चालू कर दिया। और मेरे अंदर में कुछ नहीं, दुनिया भर का मैंने डस्ट मेरे अंदर में थी, बहुत सारी डस्ट थी, दुनिया भर के हर्डल्स, दुनिया भर के ग्रीवेंसेस, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, कैसा होगा, क्या होगा, फिर से खड़ा होऊंगा कि नहीं, परिवार आएंगे कि नहीं, लड़की अभी 10वीं में जाएंगी, क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ग्रेस ऑफ गॉड, घर में जगह नहीं बैठने के लिए, मेरा 1 साल हो गया, लड़की का 10वीं में रिजल्ट आ गया, 5-6 पेपर में नाम आ गया, लड़की को 91%। इट्स व्हाट इज दिस, क्या है ये? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अखंड बेवड़ी की लड़की मेरिट आ सकती है, 5-6 पेपर में नाम आ सकता है, नेवर। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोग्राम जो मिला मुझे, कंप्लीटली रिगरस ऑनेस्टी के साथ में, मैंने कोई भी बेईमानी या फितूरीबाजी नहीं करते हुए धीरे धीरे सर्विस में आया, मदद करने लगा नए भाइयों की। और उसमें जो मुझे आनंद मिलता था, मुझे एक रियलाइज होता था, क्योंकि मैं मेरा पहला दिन देखता हूँ, आज मैं किसी को 12 स्टेप करता हूँ, किसी को मीटिंग में लेके जाता हूँ, तो मेरी औकात मेरे सामने आ जाती है। वो पहला दिन देखता हूँ कि मैंने कितने महीने से साला नहाया नहीं था, मैंने कितने महीने से खाना नहीं खाया था, ये क्या थी। ये मैं आ रहा था 11 महीने सोबर, मीटिंग कर रहा था मैं, लेकिन दिन में खाना नहीं मिलता था, परिवार नहीं था साथ में। तो जहाँ पे तालाब में मीटिंग करता था, दिन में चाय नाश्ते पे रहता था। एक मेंबर मिला, फिर शाम के टाइम में उनके घर में आता था, उनके घर के लोगों ने मुझे चाय बिस्किट खाना तक दिलाया। ऐसे 11 महीने चले गए, लेकिन मीटिंग के साथ में मैंने चीटिंग नहीं किया दोस्तों। और निरंतर धीरे धीरे इस जर्नी में चलते रहा, हर्डल्स आते गए, सॉल्यूशन भी मिलते गए, दुनिया भर के हर्डल्स आते गए, और अच्छे-अच्छे सॉल्यूशन मिलते गए। और जो मरी हुई मेरी जो मानसिकता थी, मैंने पहले बोला सेकंड कदम में क्लियर लिखा है, रिस्टोर और सैनिटी। मैं इंसान था, डॉक्टर अप्रूव्ड, डॉक्टर ने घोषित कर दिया था, और मैं भी हताश और निराश, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये एम्बिशंस, विलिंगनेस और डिजायर, ये डिजायर जो है, ये जो विलिंगनेस है, मेरे अंदर में फिर से जागृत हो गई। और मुझे लगा कि इतने सारे लोगों की जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आ सकता है, एक उनके जिंदगी में आमूलाग्र बदल हो सकता है, तो मैंने प्रयास करना चाहिए। तो आज ये प्रयास करते रहने से दोस्तों, जो कल तक का गया हुआ परिवार था, वो मेरा फिर से पैचअप हो गया। आज वही लड़की 12वीं में है, दूसरा लड़का 7वीं क्लास में है, आज वही मिसेस है, आज वही भाई है, आज वही बहन है, वही जावई है।
और वही सारे लोग हैं दोस्तों। और जो समाज में जो गई हुई जो इज्जत थी, तो कुछ परसेंट आज लोग पूछते हैं। पहले ऐसे नहीं था दोस्तों। पहले कुत्ते को बिस्किट खिलाया करते थे, लेकिन मेरे समान बेवड़े को कोई बिस्किट तो छोड़ो, मेरा चेहरा देखने के बाद में अपने चेहरे ढकते थे। तो दोस्तों ये कंप्लीटली जो प्रोग्राम है, एक लाइन बोल के मैं मेरे अनुभव यहाँ पे एंड करूंगा कि पशु की हो तो पनैया, नर का कचुन होए, और नर जो करनी करे सो नर का नारायण होए। इंसान के मरने के बाद में उस इंसान का कुछ भी नहीं बचता, गंगा में बहा दिया जाता है उसकी राख, उसके फूल को, उसका कुछ भी नहीं बचता। लेकिन एक गैया और भैंस मरती है तो उसकी खाल उदाड़ी जाती है, उसके चप्पल और जूते बन जाते हैं, उनको तो भी वैल्यू है, लेकिन इंसान को वैल्यू नहीं है। उसके आगे जाके बोला गया है, नर जो करनी करे सो नर का नारायण होए। एक ऐसा काम मैं करूं, कम से कम बर्थडे के दिन ग्रेटिट्यूड शुड बी इन एक्शन बोला गया है। एकाधे बर्थडे के दिन एकाधे भाई को, नए भाई को मैं 12 स्टेप करके लाता हूँ, और आज उसकी जिंदगी तो खुद की बसती है, साथ में उसका परिवार भी बसता है। तो ये जो काम करने का जो एक आप लोगों ने मुझे सिखाया सर्विस में आने के बाद में, ये धीरे-धीरे काम करते रहता हूँ और एक सुकून मिलता है। मैंने पहले बोला कि अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल एंड हैप्पी, फियरलेस टू गेट टू सोबर। ये जिंदगी जीने में जो मजा आती है, केवल मीटिंग कर रहा हूँ, शराब से दूर हूँ, कर्मकांड चालू है, दुनिया भर की फितूरी है, दुनिया भर के ड्रामे कर रहा हूँ, दुनिया भर के सिंडिकेटर के में काम कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनस का ये प्रोग्राम अभिप्रेत नहीं है जो आप लोगों ने मुझे बताया। तो आज वो कोई सिंडिकेट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, सीधा जैसा घोड्याला झापड़ा बांधून, घोड़े को जब झापड़ा बांधते तो सीधा चलता है, उस हिसाब से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरे अंदर में जो आज भी बहुत सारे डिफेक्ट है, उसके ऊपर मैं काम करने का प्रयास करते रहता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि सोब्राइटी इज वेरी बिगिनिंग बोला गया है। मुझे कितने भी महीने हो जाए, कितने भी हफ्ते हो जाए, कितने भी साल हो जाए, सोब्राइटी इज वेरी बिगिनिंग। सात्विकता ये शुरुआत रहेंगी मेरी जिंदगी के लिए। और सोब्राइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेन, इट्स लाइफ और डेथ। आज लगता है 2-3 साल 3 साल हो गए मेरे को, अभी जनवरी में 4था साल करूंगा, कि आज अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, 4 लोग पूछ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। सोब्राइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेन, इट्स लाइफ और डेथ। बीटिंग मेरे लिए जिंदगी और मौत का फतवा निकालती है, जैसा जामा मस्जिद से इमाम बुखारी फतवा निकालता है, उस टाइप की मेरी बीमारी है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले बोला कि डिस्परेट डिसीज इज रिक्वायर्ड डेंजरस रेमेडी। मैं ऐसे बीमारी में आ चुका हूँ जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, जिसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, WHO में इलाज नहीं है। तो आज ये रिकवरी में समझ में आता है, जब चौथे कदम पर मैं मेरा एनालिसिस करता हूँ, रिगरस ऑनेस्टी के साथ में इस प्रोग्राम पे चलने का प्रयास करता हूँ, तब मॉरल इन्वेंटरी मैं जब लेता हूँ, तब ये मुझे दिखता है, एक पारदर्शिता दिखती है कि भाई मैं, मेरे हाथ में बार बार क्यों दारू आ रही थी। मैंने बहुत बार देखा कि मेरे दारू पीने के कारण 2-3 ही मुख्य कारण थे। एक घमंड था, पूरी तरह चूर चूर था, क्योंकि सेल्फ विल रन राइट, मैं जो बोलूं सो कायदा, मेरे सामने कोई नहीं, मैं जो बोलूंगा वो सुप्रीम ऑर्डर, प्राइम। ये क्या मेंटेलिटी थी साली मेरी, क्या मेंटेलिटी, कितना बकवास आदमी था मैं। आज ये मेरे को दिखता है यहाँ पे। आज ये चीजें छोड़ के जब मैं दूसरे पायदान पर चलता हूँ, मैं एक पॉजिटिव लाइन पर चलता हूँ और टाइम टू टाइम अपना एनालिसिस करता हूँ, तब एक एक्सरा निकालता है जैसे मेरे बॉडी का, तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और तब उसके ऊपर में रेमेडी करता है, मतलब इलाज करता है, उपचार करता है। तो आज मैं जब चौथे कदम पर अपना एनालिसिस करता हूँ, तो प्रतिबिंब दिखता है मुझे, यार मेरे अंदर में कितने ऐब है, कितने डिफेक्ट है, कितना डिफेक्टिव का पुतला हूं मैं, और इसलिए मेरे इतने साल बर्बाद हो चुके हैं। इतनी बर्बादी होने के बाद भी मैं मान नहीं रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। मतलब दुनिया भर के मैं कारण देने देता था कि यार ऐसा मेरा कुछ नहीं है। पर धीरे धीरे दोस्तों शराब ने पूरी तरह मुझे रिबेलियन बना दिया, विद्रोही बना दिया, और उसके बाद में पूरी तरह जमीन चाट के सुनामी जिंदगी में आ गई थी। लेकिन यहाँ आपके माध्यम से जब सुनने लगा, और प्रोग्राम है सुनो और सीखो का, दोस्तों आज भी सुनने के लिए मैं जुड़ते रहता हूँ। आज मुझे विजय भाई का फोन आया था,
बोला भगवान मैं नागपुर के बाहर हूँ, सही में मैं भी जगदीश भाई के साथ में प्रोग्राम में नागपुर के बाहर हम लोग हैं। लेकिन एक जगह अच्छी मिली और मेरे जो अनुभूति है मैंने बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबू भाई। थैंक यू वेरी मच।